students, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल, जहाँ पे आज लीगल रीजनिंग के सेगमेंट में हम डील कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बस बोलना ही तो बहुत पसंद है। एंड आप सबका जो सबसे ये कहते हैं जो नोबल प्रोफेशन है, उसमें सबसे ज्यादा जो काम एक लॉयर का होता है वो होता है बोलने का। ऐसा लगता है दुनिया को, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं अपने क्लाइंट का केस या क्लाइंट का पार्ट, जहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित करें। ठीक है, क्लियर है चीज? तो यस, वी विल बी बिगनिंग विद टू एस्पेक्ट्स इन टुडेज सेशन। आज दो चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पे एक हमें पार्ट डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है राइट टू स्पीच, और दूसरा डिस्कस करेंगे क्राइम का पोर्शन, दैट इज डेफेमेशन। अब डेफेमेशन ऐसा सेगमेंट है जो आपको लगेगा कि मैम ये तो क्रिमिनल लॉ में आना चाहिए था, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते हो, फिर आप ये चीज कैसे डील कर रहे हो? देखो, लीगल रीजनिंग की फैकल्टीज आपको कुछ भी पढ़ा सकती है ना, फॉर दैट पर्पस क्लैट की फैकल्टीज आपको कुछ भी पढ़ा सकती है, वी नो कि मैथ्स हो गया है, नॉट मैथ्स को छोड़ के आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो गई है, इंग्लिश हो गई है, जीके हो गई, उसमें सब में आपको कहीं ना कहीं लॉ देखने को मिलने वाला है, राइट? सो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स राइट टू स्पीच, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये डिस्कस करेंगे आज, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे डेफेमेशन, because we all know that Constitution has guaranteed us certain rights, जहां पे आर्टिकल नंबर 19 हमें ये कहता है कि हम सबको ही स्वतंत्रता है, वी हैव फ्रीडम, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना ओपिनियन सभी के सामने रख सकते हैं। If today I am restricted from keeping my opinion before you, then how will I be able to teach you? But at the same time there are certain reasonable restriction. वो reasonable restriction for that purpose सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, वो एक कंपनी भी लगाती है। फॉर दैट एग्जाम्पल, अगर एडटेक कंपनी में पढ़ा रहे तो हमें कुछ चीजों का, मर्यादाओं का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीजें ना बोले जो एंटी नेशनल हो। अब वो कंट्री के विरुद्ध भी हो सकता है, एंड फॉर दैट मैटर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा एक धब्बा लगा सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसे बोल रहे हैं, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग एनीवेयर, यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल एंटिटी, द होल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दैट मैटर एडुकेटर्स, जो पीडब्ल्यू के एडुकेटर्स हैं, वो पीडब्ल्यू का पूरा चेहरा है। ठीक है, चलिए, सो आज का डिस्कस करने वाले हम आर्टिकल 19(1)(a) को डिस्कस करेंगे। देन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट्स जो हमें आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन करके दे रखे हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है डेफेमेशन की, जहां डेफेमेशन डिफाइन कैसे कर रखा है, एज वेल एज हमें क्या पनिशमेंट दे रखी है उसको डिस्कस करेंगे। डेफेमेशन को 2 पॉइंट से डिस्कस करेंगे, सिविल लॉ एज वेल एज क्रिमिनल लॉ। ओके, then we will be discussing the practicing question, we will be discussing the CLAT PYQ and certain other MCQs as well. So without wasting any time, let's begin with the session. आर्टिकल नंबर 19, as I have already told you students, हमें फ्रीडम देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सोचो, अगर ये राइट हमें नहीं दिया होता, अगर ये राइट हमें नहीं दिया होता, हमें आर्टिकल 21 महसूस ही नहीं होता। आर्टिकल 21 इज व्हाट? राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब वहां पर आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, और अच्छे से जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। बोलने नहीं दोगे तो हाउ विल आई स्पीक माई हार्ट आउट, हाउ विल आई लेट यू नो व्हाट आई एम फीलिंग, और व्हाट ओपिनियन आई होल्ड अबाउट सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन इश्यूज दैट आर गोइंग इन द कंट्री और इवन कहीं पर भी, राइट? So, right to free speech finds its existence from the preamble. Preamble में ही, preamble क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर्स का एक विजन है, एक बैकग्राउंड दिखाता है, या एक विजन दिखाता है जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। So, preamble of the Constitution of India which provides the liberty of thought and expression to all the citizens. किसको प्रोवाइड करता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है। अब it is one of the major aspects of liberty which is considered to be indispensable part of the true democracy. True democracy में students जितना ज़्यादा appreciation ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा criticism भी ज़रूरी है। इसीलिए आपको विपक्षी दल हर बार सरकार में या सरकार के विरुद्ध बैठा हुआ पार्लियामेंट में दिखता है। ऑपोजिट पार्टी इसी चीज के लिए होती है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, जिसको कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह हमारी ऑन गोइंग करंट गवर्नमेंट्स को लेना होता है। लेकिन खैर वो लोग थोड़ा पर्सनल ले लेते और ये समझते हैं कि हमें बदनाम करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, बट ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी। एंड ट्रू डेमोक्रेसी में
जहां पर कोई पर्सन किसी चीज के फेवर में बोल रहा है तो उसका एक अगेंस्ट का पार्ट भी देखने की जरूरत है, ताकि हम कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जिसमें कोई लैक्यूनास हो. सो दिस इज द रीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. अगर आप बोलने का अधिकार नहीं दोगे तो हो सकता है कि कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सप्रेस हो जाएंगे, जिनका ओपिनियन अगर हम नहीं सुने तो जिस ऑब्जेक्टिव से हमने पॉलिसी को या फिर लॉ को फ्रेम किया है उसका एक्चुअल रिजल्ट हम नहीं देख पाएंगे. क्लियर? It enables the individual to form their public opinion about the different matters. तो भैया सीधी सी बात है, सेक्शन आर्टिकल 19, अगर सेक्शन बोल दूं तो सो सॉरी, जस्ट अभी मैंने CRPC क्लासेस लिए. ओके, सो आर्टिकल 19 आपको क्या कहता है कि पब्लिक ओपिनियन जो है आप उसको फ्रेम कर सकते हो, आप पब्लिक में अपना ओपिनियन रख सकते हो. लेकिन अगर हमें बोलने का अधिकार है तो मैं किसी को कुछ भी बोल दूं क्या? किसी को गाली गलौज दे दूं, किसी के परिवार पे चले जाऊं, किसी के धर्म के बारे में कुछ बोल दूं, किसी के कपड़ों के बारे में कुछ बोल दूं, किसी की इज्जत के बारे में कुछ भी बोल दूं? आंसर इज नो, यू आर नॉट अलाउड मैम. ये हम बचपन से देखते आए, सीखते आए, सुनते आए, डांट खाते आए घर वालों से अगर गाली गलौज की है. क्यों? हो सकता है कि उस वक्त हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, पता भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब जाके एग्जैक्टली हम इसको पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. बट विद द एज एंड विद द एजुकेशन वी एक्चुअली रियलाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है. सो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड, जो कहता है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोलोगे. ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जो कि इंडिया में एकता, अखंडता, संप्रभुता को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, जो कि इंडिया में या हम कह सकते हैं एंटी नेशनल हो. आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे. इस तरीके से हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम एंजॉय नहीं कर सकते. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, किसी कंट्री की सिक्योरिटी को या उसकी सुरक्षा को भंग करने के लिए आप ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, कुछ नहीं बोलोगे. क्योंकि कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स, कोई लोग कम्युनिटी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम कम्युनल राइट्स देख रहे हैं. सो डू नॉट speak or do not use your article 19 in such a manner. article 19 वैसे बहुत बड़ा है, I should say 1A है ना, 1A exclusively deal with right to freedom of speech and expression. So we do not have to use our article in such a way कि हमारे स्टेट की सिक्योरिटी स्टेक पर आ जाए. फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, अब उठ के चाइना, यूएसए के बारे में कुछ बोल दिया अनशन. भाई फॉरेन स्टेट्स के साथ हर कंट्री का रिलेशन होता है, कॉर्डियल रिलेशंस बनाने पड़ते हैं. ऐसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं जहाँ पे सारी कंट्रीज एक साथ आके बैठती है, राउंड टेबल उनकी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो उनको वहाँ शक्ल दिखानी पड़ती है अपनी. पता चला आपके देश के लोग तो हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक डिस्प्यूट हो जाता है. एंड टू सर्वाइव इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कंट्री टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद ईच एंड एवरी कंट्री. हमें पता है कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में जब कोरोना आया था और अभी भी चल रहा है, सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, बिकॉज नाउ कोरोना इज स्प्रेडिंग अगेन. न्यूज़ हम देख रहे हैं, तो अच्छे से रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो. सो उस वक्त there were many countries who had held each other, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना हो, चाहे अपने यहाँ से कुछ रिसोर्सेज भेजने हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भेजने हो, कुछ किट्स भेजनी हो, मेडिसिन भेजनी हो, चाहे फिर आपके वैक्सीन भेजने हो. सो ईच एंड एवरी कंट्री वॉज देयर टू हेल्प ईच अदर, बिकॉज वायरस ऐसा है जो कि स्प्रेड कर जाएगा, और वायरस कभी रिलीजन, कम्युनिटी, कंट्री, आपका हवा पानी कुछ नहीं देखता, उसको स्प्रेड होना है वो हो जाएगा. क्लियर? सो ऐसे माहौल में जरूरी होता है कि सारी कंट्रीज एक साथ आके उस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट फाइट करें. इफ आई टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हो सकता है चाइना ज्यादा एमिट कर रहा है, यूएसए ज्यादा एमिट कर रहा है, हो सकता है इंडिया ज्यादा एमिट कर रहा है, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री अगर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पे आके पॉल्यूशन बहुत ज्यादा एमिट करे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया, यूएसए या चाइना को ही भुगतना है. द होल वर्ल्ड एट लार्ज इज गोइंग टू सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉल्यूशन. That is why such cordial relations are necessary, so that हम ग्लोबल वार्मिंग हो गया या क्लाइमेटिक चेंज हो गया है, इनको क्या कर सके, कर्व कर सकें, जहाँ पे सारी कंट्रीज एग्री करती है दैट यस हम भी ये चीजें अपनाएंगे, हम भी कुछ पर्टिकुलर लॉज को इनैक्ट करेंगे टू कर्व द और टू कंट्रोल द क्लाइमेटिक चेंज. पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस है कंट्री में, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, आके स्टेटमेंट ऐसा दे दिया, किसी भगवान के बारे में कुछ बोल दिया, किसी के पहनावे के बारे में कुछ बोल दिया, तो वहां पे पब्लिक पीस एंड ऑर्डर को अगर आप भंग करते हैं, शांति को भंग करते हैं, तो ऐसा राइट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते, किसी को ऐसा भद्दा कमेंट नहीं दे बोल सकते. अगर इफ समबडी इज वेयरिंग सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, देन यू कैन नॉट मेक एनी कमेंट व्हिच इज इनडिसेंट. अगर कोई महिला है, किसी ने कुछ भी पहन रखा है, अच्छा पहन रखा है, बुरा पहन रखा है, आप इनडिसेंट कमेंट्स नहीं दे सकते हैं
जिससे कि उस पर्सन की डिग्निटी हर्ट हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में गए, कोर्ट के विरुद्ध अगर आपने कुछ बोल दिया कि जज साहब ऐसे हैं, ये कोर्ट ही ऐसी है, हमें न्याय में भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, डिस्क्लेमर। तो ऐसी चीजें जो कि हमारे न्याय की गरिमा को या फिर हमारे न्यायालय की गरिमा को भंग करे, उसको कलंकित करे, सच स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड। ये आता है हमारा पॉइंट, दैट इज डेफमेशन। मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या इसके ऊपर आप स्टेटमेंट दे सकते हो? यस यू कैन। क्यों? वो आएगा एक्सेप्शन में, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। लेकिन किसी को आप पर्सनली कुछ गंदा बोल रहे हो, कुछ अनट्रू चीज है, या मान लो ट्रू भी है लेकिन उस पर्सन की रेप्यूटेशन इन द आईज ऑफ पब्लिक लोअर डाउन हो रही है, वो होता है डेफमेशन। ऐसा करने को किसी को भी अधिकार नहीं है। आई कैन नॉट एक्सरसाइज माई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सच ए मैनर दैट आई डिफेम यू बिकॉज यू ऑल्सो होल्ड सम रिस्पेक्ट, सम रेप्यूटेशन इन द वर्ल्ड। चाहे वो 2-5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, एवरीबडी हैज राइट टू रेप्यूटेशन, एंड राइट टू रेप्यूटेशन को हर्ट किया मतलब डेफमेशन, मानहानि जिसको कहते हैं, जो कि हमें जनरली पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सो आई विल बी गिविंग यू होमवर्क रिगार्डिंग दैट, स्टे कनेक्टेड इन द क्लास। नेक्स्ट इज एनसाइटमेंट टू एन ऑफर, सॉरी एनसाइटमेंट नहीं, एंटाइसमेंट टू एन ऑफर। एनसाइटमेंट क्या होता है? इंसाइटमेंट का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यू आर प्रोवोकिंग समवन टू कमिट एन ऑफेंस। आप प्रोवोक कर रहे हो लोगों को, चाहे वो कोई भी ग्राउंड्स हो सकते, धर्म, जाति, आपका जेंडर, रेस, कम्युनिटी, किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो ये बोल के जिससे कि ऑफेंस कमिट हो, यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट इन सच अ मैनर। ओके, सो नाउ वी विल बी कमिंग टू सेक्शन नंबर 499 ऑफ आईपीसी। अब स्टूडेंट्स देखो, आई होप आपके पास बेरेक्ट होंगे, हालांकि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए होंगे क्योंकि हम कॉलेज में जाके खरीदेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिक्वेस्ट जरूर किया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट जरूर खरीद लीजिए स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट मैटर आईपीसी का भी खरीद लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का भी मत खरीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट का थियोरेटिकल पार्ट इज सफिशिएंट, ओके, वहां पे आप सेक्शन बेस ज्यादा ना जाए। आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर एक बार लेटेस्ट बेरेक्ट अपने पास जरूर देखें, एक बार देख लीजिएगा, पता चलेगा बेरेक्ट होता कैसा है। ओके, सो एज पर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, वहां में डेफमेशन के तरीके बता रखे हैं, है ना, किस तरीके से डेफमेशन होता है। सो डेफमेशन स्टूडेंट्स सिविल लॉ में भी होता है एंड क्रिमिनल लॉ में भी होता है। सिविल लॉ मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आप डेफमेशन देखेंगे, एंड क्रिमिनल लॉ दैट इज आईपीसी में भी हमें डेफमेशन देखने को मिलेगा। सो जब मैं बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट्स दैट इज सिविल लॉ, अगर किसी पर्सन का डेफमेशन हुआ और आप सिविल लॉ के अंदर उस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं, तो देयर यू विल क्लेम ओनली एंड ओनली डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, तो वहां पर आप डैमेजेस और कॉम्पनसेशन नहीं, वहां पे आप सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट पनिशमेंट क्लेम करते हैं कि आप इसको पनिश कीजिए, इसको इम्प्रिजनमेंट में डालिए, इम्प्रिजनमेंट में डालिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफमेशन अंडर सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सो डेफमेशन मीन्स आप किसी की रेप्यूटेशन को अटैक कर रहे हैं बाय फॉल्स स्टेटमेंट टू अ थर्ड पार्टी। तो अब कुछ एलिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं हम, जहां पे हमें ये देखना है डेफमेशन कब होता है। फर्स्ट पॉइंट इज कि आप कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फॉल्स एलिगेशन, कुछ झूठा बोल रहे हैं उसके बारे में। दूसरा पॉइंट, यहां पर थर्ड पार्टी को, दैट इज थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट होना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट जो आपने किसी के बारे में बोला है। थर्ड पॉइंट इज दैट आपका एक मैलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। मैलाफाइड इंटेंशन मींस, मैलाफाइड मींस व्हाट? मैलाफाइड मींस बैड, बैड इंटेंशन है आपका। बोनाफाइड मींस गुड इंटेंशन है। सो मार्क कर लीजिएगा वर्ड। मैलाफाइड मींस व्हाट स्टूडेंट्स? मैलाफाइड मींस बैड एंड बोनाफाइड मींस गुड इंटेंशन। तो अगर आपका इंटेंशन बुरा है और उस इंटेंशन से हम किसी पर्सन के बारे में गंदा बोल रहे हैं जो कि थर्ड पर्सन सुने या देखे, उसको कहते हैं कि आपने डेफमेशन कमिट किया है। और आपका मैलिफाइड इंटेंशन क्यों है? क्योंकि आप उस पर्सन की रेप्यूटेशन को हार्म करना चाहते हैं। अगर आपने मुझे कुछ बुरा भला बोला जो कमरे में सिर्फ मैंने सुना और आपने सुना, किसी और ने नहीं देखा, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफमेशन। डेफमेशन में अगर कुछ भी बोला है, कुछ भी सुना है, इट शुड बी हर्ड और सीन बाय द थर्ड पार्टी, वेरी नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेफमेशन। डेफमेशन दो तरीके से किया जा सकता है स्टूडेंट, एक है लिबिल, दूसरा है स्लैंडर। लिबिल मतलब आप कुछ लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं या कार्टून बना रहे हैं, लिख कर अगर लिबिल किसी न्यूज़पेपर में डाल दिया, किसी नॉवल में डाल दिया, तो दैट इज व्हाट? लिबिल। Slander means what? Slander is to ears, libel is to eyes. Slander मतलब ear, ER से आप ear ध्यान रख सकते हैं। ear means सुन रहे हो आप, that is to say आपने सिर्फ कुछ verbally किसी के बारे में बोला। हालांकि defamation देखो स्टूडेंट्स,
किस तरीके से हो सकता है, कोई रिटन फॉर्म है, कोई वर्बल फॉर्म है, कोई जेस्चर बना के किया, तो वो भी डेफेमेशन की क्राइटेरिया में आता है एज पर आईपीसी, एज पर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। क्लियर है? लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है लिबल इज टू आईज, स्लैंडर इज टू ईयर्स। स्लैंडर कैसे होता है? कुछ बोल के, हमेशा वर्बली होता है, लेकिन अगर कुछ रिटन फॉर्म में है तो वो कैसे होगा? वो लिबल के थ्रू डेफेमेशन होता है। क्लियर? So now let's understand there are certain explanations which are given under 499 which I want you to know. क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी। क्या कंपनी का डेफेमेशन भी हो सकता है? हम बोल रहे हैं नेस्ले कंपनी बर्बाद है, बेकार है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाती नहीं है, बहुत बहुत बेकार कंपनी है, या कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर, कुछ भी हम प्रोडक्ट यूज करें उसके बारे में कुछ बेकार बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो अमाउंट टू डेफेमेशन। डेफेमेशन हमेशा इंसान का नहीं होता है, मरे हुए इंसान का भी होता है, दैट इज डेड पर्सन। डेड पर्सन का भी स्टूडेंट्स डेफेमेशन हो सकता है। मैंने ओरिएंटेशन सेशन में ही बोला था कि हमारे राइट्स तब से स्टार्ट होते हैं जब हम जन्म लेते हैं, दैट इज राइट ऑफ अनबॉर्न पर्सन भी होता है एंड राइट ऑफ अ डेड पर्सन भी हो सकता है। पर्सन हु इज डेड यू कैन नॉट डिफेम एनी पर्सन। जाके किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी तो चोर थे, गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? बिकॉज इट इज हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन और द डेड पर्सन। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स? डिसीज्ड पर्सन मे बी डिफाइंड एज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, may be defined and defamatory statement which would have harmed the reputation of person। अगर वो जिंदा होता तो उसकी reputation को harm करता, and if it hurts the feelings of his family। Point number 2, imputation regarding the company or association भी defamation होता है। Point number 3, imputation expressed ironically or amounts to defamation। Ironically मतलब sarcasm, है ना? sarcasm जैसे ताने मारते हैं ना, टॉन्ट मारते हैं, जैसे आप बोल रहे हो भाई लगता है तुम्हारे ऊपर का दिमाग खाली है। ऊपर का दिमाग खाली मतलब हम उसको मेंटल बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। या फिर हम किसी को बोल रहे हैं लगता है तुम आगरा के पागल खाने से गुजर के आए हो, 10 साल वहां रह के आए हो, तो मतलब क्या है, हम उसको ऐसा घोषित कर रहे हैं कि भाई तुम अनसाउंड माइंड पर्सन हो। सो अगर सार्काज्म भी हमने किसी के साथ ऐसा किया है, चाहे वो लिबल के थ्रू हो, स्लैंडर के थ्रू हो, इट विल अमाउंट टू डेफेमेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो डेफेमेशन अनलेस। तो ये सब भी स्टूडेंट्स डेफेमेशन में आते हैं, ये सारे ग्राउंड्स भी डेफेमेशन में आते हैं। कोई भी डेफेमेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि पॉइंट नंबर 1 इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड इट लोअर्स द क्रेडिट ऑफ द पर्सन। अगर आप किसी पर्सन को उसके कास्ट से रिलेटेड कुछ अगर बोल रहे हैं जिसकी वजह से उस पर्सन का रेप्यूटेशन या क्रेडिट लोअर डाउन होता है, इट विल अमाउंट टू डेफेमेशन। हम किसी पर्सन को पर्टिकुलर जाति का बोल रहे हैं कि तुम तो ये काम करते हो, तो तुम ऐसे हो, तुम तो यहाँ पे खाना पीना करते हो, तुम ऐसी जगह पे रहते हो, तुम्हारा ये कास्ट है, तुम्हारा ये रिलीजन है, तो तुम गंदे हो, तुम अछूत हो, then in that case it will amount to defamation। Point number B, lowers the character of the person। कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे उस पर्सन का कैरेक्टर, चरित्र पे आप लांछन लगाते हो, that you are a prostitute, you are doing this thing, you are not you are a woman of not a good moral character, और you are cheating on your husband, you are having extramarital affairs। तो इससे क्या होता है, एक पर्सन का कैरेक्टर लोअर डाउन होता है। थर्ड पॉइंट, cause to believe that person's body is loathsome state या disgraceful। अगर हम किसी पर्सन के बॉडी शेमिंग के भी कुछ पॉइंटर्स को दिखाएं, किसी को बताएं कि आपकी बॉडी कैसी लोथसम स्टेट की, विच इज नॉट गुड और विच इज नॉट डिसेंट फॉर दी पीपल टू सी, और विच इज नॉट गुड, या लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, अगर आप उस पर्सन के बारे में ऐसा बोलते हो, उसे महसूस करवाते हो, सो दैट विल अमाउंट टू डेफेमेशन। डिसग्रेसफुल स्टेट, जेंडर से रिलेटेड आपने कमेंट किया या आपने बोला कि आपका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है, कलर से रिलेटेड या कुछ भी फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बोला, देन दैट विल अमाउंट टू डेफेमेशन। अगर इन चीजों में से कोई भी चीज नहीं होती है, देन दैट विल नॉट बी अ डेफेमेशन, पर्टिकुलरली इन एस्पेक्ट्स पे। क्लियर है चीज? सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल कम टू सर्टेन एक्सेप्शंस, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कई बार बोलते हैं ना, अरे भाई एसआरके की जो है, सॉरी अभी फिर आप हो सकता है कुछ एसआरके के फैंस हो तो बोलेंगे नहीं मैम ऐसे कैसे बोल दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर है, बोल दिया नहीं आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, ये तो मूवी जो थी वो बेकार थी, ब्रह्मास्त्र मूवी बेकार थी, इसमें ये था वो था। सो वहां पर फिर हमारे अगेंस्ट ऐसा कोई जो है कंप्लेंट क्यों नहीं होता या कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज दैट पर्टिकुलर मटेरियल वॉज थ्रोन बिफोर द पब्लिक फॉर एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के लिए चीजें कोई पब्लिक के ओपिनियन के लिए या गुड फेथ में पब्लिक के डिसाइड करने के लिए पब्लिक में जारी की गई हो, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन, अगर पब्लिक ओपिनियन वहां कोई रखता है तो। फर्स्ट इज imputation of truth which public good requires to be made or published। imputation of truth, सच बोल रहे हो,
हमारे घर के पास जो किराने का स्टोर है, मैं बोल रही हूँ भैया वहां वो नमक की थैली में नमक नहीं बेच रहा, वो तो चूना बेच रहा है, एंड इफ दैट इज ट्रूथ देन दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. व्हाई? बिकॉज आई मेड इट फॉर द पब्लिक गुड. जनता को सतर्क करने के लिए मैंने ये चीज बोली है. दैट इज allowed, that will not amount to defamation. Second is public conduct of a public servant. कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके बारे में उसका पब्लिक कंडक्ट अगर हम बता रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई अधिकारी हो जिसके बारे में बोल रहे हैं ये घूस ले रहा है भाई और इसको घूस लेते हुए पकड़ा गया है, एंड इफ दैट इज ट्रूथ दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन, अगर हम उसके पब्लिक कंडक्ट की बात कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम अगर हम उसके कोई पर्सनल मैटर्स के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये तो वहां जाता है यहाँ जाता है अपनी पत्नी को मार रहा है पीट, देन दैट विल अमाउंट टू डेफेमेशन, क्योंकि हम उसकी पर्सनल कैपेसिटी में हम उस पर्सन को जज कर रहे हैं. बट फॉर एग्जांपल हम कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में बोल रहे हैं, हाँ भाई मोदी जी की सरकार अच्छी चल रही है या मोदी जी की सरकार अच्छी नहीं चल रही है, ये सरकार तो टैक्स लूट के मतलब जो है जनता से पैसे लूट के जा रही है, सो दैट इज अलाउड, दैट डज नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. थर्ड इज कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन. किसी पर्सन का हम कंडक्ट बता रहे हैं बिकॉज वो पब्लिक क्वेश्चन से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर स्कूल है, वहां पे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें पता है, तो पब्लिक एट लार्ज को उस चीज से अवेयर करने के लिए कि नो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज नॉट गुड, ही डज नॉट टेक द केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इट इज नॉट गुड, यहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं है. तो पब्लिक क्वेश्चन या उस पर्टिकुलर स्कूल का जो पब्लिक के आंखों में जो रेप्यूटेशन है और उस रेप्यूटेशन के बिहाफ पे वो एक विश्वास जगा रहे हैं कि आपके इस बच्चों को हम यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई देने वाले हैं, उससे रिलेटेड अगर हम किसी पर्सन को कुछ बोल रहे हैं कि इन लोगों का कंडक्ट ऐसा है, आप प्लीज मत यहाँ पर जो है अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का है, लड़की की शादी हो रही है, लेकिन पड़ोसियों को पता है कि ये लड़का तो क्या है, एक नंबर का शराबी है, इसके पास कोई नौकरी नहीं है, इफ दैट इज द ट्रूथ यू कैन गो एंड मेक दैट फैमिली अवेयर कि नहीं नहीं कहाँ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं आप, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन प्रोवाइडेड इट शुड बी ट्रूथ. ओके. नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में जो भी जजमेंट आए हैं अगर हम उनको उनका क्या करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, प्रिंट कर रहे हैं, जैसे इंडिया कानून हो गया, बार एंड बेंच हो गया, लाइव लॉ हो गया है, तो वहां पर अगर इनका पब्लिकेशन किया जा रहा है, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन इवन इफ वहां पे अक्यूज का नाम ओपन दे रखा है, वहां पे अक्यूज का नाम दिख रहा है, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन द कोर्ट और कंडक्ट ऑफ द विटनेसेस. मेरिट्स ऑफ द केस, अक्यूज्ड जो था वो गिल्टी पाया गया, अब वहां पे उसका पब्लिकेशन कर रहे हैं कि फलाना पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द रेप और द मर्डर, दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन बिकॉज वो मैटर कोर्ट ने मेरिट्स पर डिसाइड किया है. एंड कंडक्ट ऑफ द विटनेस, कोई विटनेस अगर वहां पर जाके झूठ बोल के आ रहा है एंड कोर्ट ने भी उसको लताड़ा, देन इन दैट केस इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस. भाई इस मूवी में जो ये सॉन्ग था ये अच्छा नहीं था, ये मूवी अच्छी नहीं है, तो वहां पे क्या है, ये पब्लिक परफॉर्मेंस है, पब्लिक में आके कोई परफॉर्म करे. फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन की कोई नॉवल है, किसी भी पर्सन की कोई नॉवल है, उन्होंने कोई रोमांटिक नॉवल लिखी, नाउ आई एम द पर्सन हु विल प्रोबेबली नॉट गेट इनटू सच नॉवेल्स और नॉट रीड सच नॉवेल्स, अवॉइड सच नॉवेल्स. तो अगर मैं बोलूं नहीं ये नॉवल अच्छी नहीं है, तो वो आपका डेफेमेशन नहीं होगा या वो ऑथर का डेफेमेशन नहीं होगा. रीजन की वहां पर क्या है, पब्लिक परफॉर्मेंस है, उन्होंने अपनी नॉवल डाली ही पब्लिक में इसलिए है ताकि हम लोग क्या कर सके, उस पर अपना व्यू दे सके, किसी को अच्छी लगती किसी को नहीं अच्छी लगती, बराबर है, क्लियर ये चीज. पॉइंट नंबर 7, सेंसर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर. अगर किसी ने सेंसर पास किया मतलब अपना डिसीजन दिया है उस पर्सन ने जिसका लॉफुल अथॉरिटी है दूसरे पर्सन के ऊपर. मान लीजिए हमारे पापा जी बोलते हैं नहीं आप कहाँ हमारे बेटे को काम बता रहे हो, तो एक नंबर का नालायक है, एक नंबर का नालायक है. या फिर मान लो फॉर दैट एग्जांपल सेंसर बोर्ड ही ले लेते हैं, सेंसर बोर्ड ने किसी मूवी को बैन कर दिया, बोले नहीं इसमें बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी है, वी विल नॉट अलाउ दी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दिस मूवी और रिलीज ऑफ द मूवी, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. ओके. डी पॉइंट, accusation preferred in good faith to authorized person. Accusation preferred in good faith to authorized person. हम कोर्ट में गए, वहां पर जज साहब ने बोला कि भाई सुनो अक्यूज तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशंस है, या पुलिस आ रही है हमको अरेस्ट करके लेके जा रही है कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, हमारे ऊपर अक्यूजेशन, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए, किसने लगाए, किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने लगाए हैं, अलाउड है. अब हमारे पड़ोसी आके बोलेंगे ओ भाई मर्डरर, ऐसे नहीं चलेगा ना, who are you are not an authorized person. But yes, if there is a magistrate, if there is a judge, if there is a police officer who has the authority to put such allegations and accusation with the reasonable ground, it will not amount to defamation. Point number 9, imputation made in good faith by the person for protection of his or others interest. खुद के इंटरेस्ट या दूसरों के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने इम्प्यूटेशन दिया है,
गुड फेथ में दिया है, देन दैट इज अलाउड. इट इज सेम लाइक कि हम पब्लिक क्वेश्चन के लिए या पब्लिक को अवेयर करने के लिए ऐसा कुछ इम्प्यूटेशन दे रहे हैं. अब अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं आप ये मूवी देखने मत जाएगा, ये मूवी कोई खास अच्छी नहीं है, या पब्लिक का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए अगर मैं बोलूं नहीं वो कोचिंग अच्छी नहीं है, वहां पढ़ाने मत जाना, पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना, बिना मतलब का वहां ध्यान भी नहीं देते, वहां मत जाएगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ. गुड फेथ क्यों? बिकॉज में हम भुगत चुके हैं. एंड मान लीजिए हो सकता है अब वहां का इंप्रूवमेंट हो चुका हो, लेकिन गुड फेथ में दिया है. किस में दिया है? गुड फेथ में. हो सकते हैं सिचुएशंस कुछ अलग हो. ओके, पॉइंट नंबर 10 देखो, गुड फेथ वर्ड इज नेसेसरी बिकॉज व्हाई? डेफमेशन का एलिमेंट क्या है? मैलाफाइड होना चाहिए. लेकिन आप तो गुड फेथ में कर रहे हो ना, आपने तो जो ऐसा स्टेटमेंट दिया है खुद के प्रोटेक्शन के लिए या दूसरों के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, वो किस में दिया है? गुड फेथ में दिया है, नॉट मैलाफाइड, बोनाफाइडली दिया है आपने. पॉइंट नंबर 10, कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड और पब्लिक गुड. मतलब हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, जो मैंने लड़की लड़के वाला एग्जांपल दिया था वो यहां बैठेगा परफेक्टली. हम उस पर्सन को एक अवेयरनेस बता रहे हैं या हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉशियस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ताकि उसका कोई नुकसान ना हो, then that will not amount to defamation. क्लियर है ये चीज? फॉर एग्जाम्पल कोई पार्लर है, बोल रहे अरे दीदी कहाँ जा रही हो, उस पार्लर में बाल डैमेज हो जाएंगे आपके. ओके, क्लियर है, हम वहां जाके आ चुके हैं. सो these are not defamation. चलिए इलस्ट्रेशन देखेंगे, जहां पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it believed that Z did steal B's watch. इस तरीके से, मतलब ये क्या है? सार्कास्टिक है. इनेंडो, एक वर्ड आएगा इनेंडो भी होता है जिसको हम सार्काज्म बोलते हैं, टॉन्ट मार रहे हैं. ए ने बोला अरे Z तो बहुत ईमानदार आदमी है, ये तो कभी बी की घड़ी चुरा ही नहीं सकता है. इस तरीके से बोलना, इस इंटेंशन के साथ बोलना ताकि लगे दैट Z ने ही B की घड़ी चुराई है. दिस अमाउंट्स टू डेफेमेशन. व्हाई? इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन था, फैक्ट्स खुद कह रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, A asked who stole B's watch. A ने पूछा भाई बी की घड़ी किसने चुराई? A ने पॉइंट आउट किया Z की तरफ. किसकी तरफ? Z की तरफ पॉइंट आउट किया. इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बिलीव दैट Z stole B's watch. This amounts to defamation. Point number 3, a person who publishes a book submit that books to the judgment of the public. नॉवल वगैरह हम निकाल देते हैं, अब कोई भी पब्लिक इसको पढ़ सकती है. No defamation if any imputation made in good faith. गुड फेथ में imputation किया है हमने, कोई भी ऐसा defamation वहां अमाउंट नहीं होगा अगर हम बोलते हैं नॉवल अच्छी नहीं, बेकार है. ठीक है. Point number 4, a person who makes a speech in public submits to the judgment to the public. पब्लिक में जजमेंट, पब्लिक में हम कोई स्पीच दे रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर रेप के बारे में हम कोई ओपिनियन रख रहे हैं या रेप लॉज के बारे में रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जेंडर बायस्ड रेप लॉज चल रहे हैं इंडिया में, जहां पे 375 ऑफ आईपीसी के तहत हम सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन को ही अक्यूज बना रहे हैं, फीमेल को ही विक्टिम बना रहे हैं. क्यों ऐसा लॉ नहीं हो सकता इंडिया में जहां पर रेप ऑफेंसेस में एक विक्टिम में मेल को भी डालें हम, या फिर एक फीमेल को भी अक्यूज की कैटेगरी में डालें? वो इसलिए होता है बिकॉज देयर आर चांसेस दैट राइट नाउ इन अ करंट सिचुएशन अगर हम ऐसे लॉज लेके आते हैं तो प्रोबेबिलिटीज है कि फीमेल्स का हैरेसमेंट वहां ज्यादा हो सकता है. ओके, चलिए. सो नो डेफेमेशन इफ एनी इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ. अगर पब्लिक में आपने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ डिबेट्स वगैरह हो रही है, तो उसका ये, अब हमें पता है कि हम कितने सारे न्यूज चैनल्स देखते हैं, लड़ाइयाँ हो रही है वहाँ जर्नलिस्ट के बीच में, वहाँ जो उनके स्पीकर्स आ रहे हैं जिनको वो एक्सपर्ट बोल के लेके आते हैं. अगर पब्लिक में जाके आप गुड फेथ में ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. An actor or singer appears in public stage, submits his acting or signing to the judgment to the public. No defamation if any imputation is made in good faith. अगर वो ऐसा कुछ अपना परफॉर्मेंस देते हैं जहाँ जो हमें पसंद नहीं आई है, it will not amount to defamation. Clear? चलिए. So these are not actually case laws. Okay, this is the repeated one. Okay, चलिए. So पैसेज आज हमारे पास है क्लैट 2020 का PYQ. अच्छे से पढ़ेंगे. तो आज हमारे पास दो तरीके के पैसेज दिखेंगे स्टूडेंट्स. आपको हमेशा ध्यान रखना कि जनरली आपके सामने अगर मैं आईपीसी की बात करूंगी स्टूडेंट्स, तो आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा ही दिखेगा. अब कोई हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल हो गया, जैसे मर्डर हो गया है, या मान लीजिए आपका किडनैपिंग हो गया है, कल्पेबल होमिसाइड हो गया है, देन इन दैट केस, या आपके जनरल एक्सेप्शंस हो गए हैं, एक्सप्लेनेशंस हो गए, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मैटर देखने को नहीं मिलेगा. बट अदरवाइज देयर आर मेनी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से दिखने वाले हैं. ओके, सो सी फर्स्ट पैसेज में ये बोला गया, द बेंच ऑफ डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़, ठीक है, यू नो हु इज ही, एंड M.R. Shah, and M.R. Shah, JJ means justice,
has refused to transfer to CBI the criminal case lodged against Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami. तो क्या क्या इन जजेस ने रिफ्यूज कर दिया कि अर्णब गोस्वामी का केस हम सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करेंगे. इट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर मैटर हैज टू बी सबमिटेड फॉर द इंक्वायरी टू बी डन बाय सीबीआई और नॉट. फॉर एलिगेशन फॉर एलिज्ड डिफेमेटरी न्यूज शॉर्ट टेलीकास्ट ऑन अप्रैल 21. अप्रैल 21 को क्या हुआ, रिपब्लिक टीवी पे ऐसी न्यूज आई जिनको कि बोला गया कि भाई ये डिफेमेटरी है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, दिस इज वेरी डिफेमेटरी. तो यहाँ पे सीबीआई क्या किया, कोर्ट ने मना कर दिया कि हमें ऐसी कोई सीबीआई का गठन नहीं करेंगे. इन कनेक्शन विद पालघर मॉब लिंचिंग केस. क्या है, पालघर मॉब लिंचिंग केस. ओके. इट ऑल्सो क्वैश्ड ऑल FIRs अगेंस्ट अर्णब गोस्वामी एक्सेप्ट वन which was filed in Nagpur and which has been transferred to Mumbai via order dated 24th April 2020. तो सारी FIRs क्वैश कर दी, कैंसिल कर दी, एक्सेप्ट वन FIR जो कि नागपुर में फाइल की गई थी और उसको भी कहां ट्रांसफर कर दी, मुंबई ट्रांसफर कर दी गई. अब मुंबई ट्रांसफर इसलिए कर दी गई है ताकि अर्णब गोस्वामी जी को दिक्कत ना हो. देखो, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन हो वो किसी और पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के मैजिस्ट्रेट या जज के द्वारा सुनवाई की जाए. एंड इफ द पर्टिकुलर जज और मैजिस्ट्रेट फील्स दैट यस द पर्टिकुलर मैटर और द एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर्ड और द केस कैन बी ट्रांसफर्ड, तो वहां पे केस ट्रांसफर हो सकता है. ओके. फर्दर, डिलीवरिंग द वर्डिक्ट, जस्टिस चंद्रचूड़ सेड आर्टिकल 32 लास्ट सेगमेंट में हम कर चुके हैं. दिस डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू रिस्टोर और रीइंस्टिल आवर फंडामेंटल राइट्स. So Article 32 of Constitution constitutes recognition of constitutional duty. किसको recognize करते हैं? Constitutional duty which are entrusted to this court to protect the fundamental rights. डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने ये बोला कि Article 32 में कुछ ऐसी constitutional duty दे रखी है हम courts के लिए, और वो duty ये कहती है कि हमारे ऊपर एक duty है कि हम citizens के fundamental rights को protect करें. The exercise of journalistic freedom lies at the core of speech and expression protected by Article 19(1)(a). So journalist का जो right to freedom of speech and expression है, ये किसके अंदर lie करता है? Article 19(1)(a) में lie करता है, और उनके पास पूरा right है कि वो express कर सकते हैं अपनी चीजों को. The petitioner in the media, the petitioner is a media journalist. Petitioner कौन है? Media journalist है. Petitioner याद आ गया, क्या फाइल किया इन्होंने? पेटिशन फाइल किया. पेटिशन कब फाइल करते हैं? जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो पेटिशन फाइल करते हैं. द एयरिंग ऑफ व्यू ऑन टेलीविजन, द एयरिंग ऑफ व्यूज ऑन टेलीविजन शोज विच ही होस्ट, द एयरिंग ऑफ व्यूज ऑन टेलीविजन शोज विच ही होस्ट इज इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. या इन्होंने बोला कि जो भी टेलीविजन शोज ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे दिखाते हैं. एयरिंग का मतलब क्या होता है? जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, वो किसके एक्सरसाइज के अंदर है? दैट इज विद इन दी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत है. मतलब वो अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एंजॉय करते हुए ऐसे जो कह सकते हैं टेलीविजन शोज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. इंडियाज फ्रीडम विल रेस्ट सेफ एज लॉन्ग एज जर्नलिस्ट कैन स्पीक ट्रुथ टू पावर विदाउट बीइंग चिल्ड बाय अ थ्रेट ऑफ रिप्रेजल. इंडिया में तब तक फ्रीडम बरकरार है, इंडियाज फ्रीडम विल रेस्ट सेफ, तब तक ये फ्रीडम सेफ है जब तक कि जर्नलिस्ट के पास पावर है. और पावर कौन सा? पावर भी नहीं. उन्होंने बोला है कि जब तक जर्नलिस्ट अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आराम से एंजॉय कर सकते हैं और उनको कोई थ्रेट ना हो कि उनका ये पावर क्या कर सके, पुल डाउन कर सके. फ्री सिटीजन्स कैन नॉट एग्जिस्ट when the news media is chained to adhere to one position. Chained to adhere to one position मतलब अगर आप उनको बांध के रख दोगे कि आपको एक पर्टिकुलर ओपिनियन या एक पर्टिकुलर पोजीशन फॉलो करनी है, आप इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हो. अगर हम मीडिया को, जर्नलिस्ट को कंट्रोल करके रख लें तो कहीं ना कहीं फ्री सिटीजन्स के पास, हमारे सिटीजन्स फ्रीली अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पाएंगे या चीजों को लार्जर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाएंगे. Yuval Noah Harari has put it in his recent book titled 21 Lessons for 21st Century. क्या बोला इन्होंने? Questions you cannot answer. Questions you cannot answer. जिन questions को आप आंसर नहीं कर सकते are usually far better. किससे बेटर है ऐसे questions जिनको आप आंसर नहीं कर सकते? Far better for you. They are far better for you. कब? They are far better for you than answers you cannot question. जिन जवाब को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उनसे बेटर वो सवाल हैं जिनको आप आंसर नहीं कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस वाज सेड बाय युवल नोह हरारी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस.
सो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, द अबव पैसेज मेंशंस अबाउट जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द केस टू सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन. व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस क्वेश्चन? क्यों हमने यहाँ पे ये जो सीबीआई को है मैटर ट्रांसफर करने की बात कही थी, यहाँ पे क्यों पेटिशनर ने बोला कि मेरा मैटर आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए? फर्स्ट, CBI is a central investigating agency and conducts more scientific investigation. This is not a logical answer. Apply करेंगे logic. Where state government is an interested party, the investigation conducted by the state police may be biased. क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी कौन थी इस केस में? स्टेट गवर्नमेंट थी, जहाँ पे बोला गया था भाई स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट तुम ऐसा ऐसा बोल रहे हो. क्लियर? एंड अगर वहां पर स्टेट की ही पुलिस किसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है? स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में आती है. स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट बनता है कि वो पुलिस को कंट्रोल कर सकती है. जो पुलिस का मैटर है वो हमेशा कौन सी लिस्ट में आता है? आपके स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है. स्टेट लिस्ट में आता है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. सो वहां पे उम्मीद है कि वहां पे पुलिस क्या हो सकती है? बायस हो सकती है. स्टेट गवर्नमेंट बायस हो सकती है. इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हुए पुलिस बायस हो सकती है. नेक्स्ट, FIR related to offense of defamation of the president of the national party, so the matter should be investigated by CBI. ऐसा कुछ फैक्ट्स में था भी नहीं कि FIR जो है वो नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैटर सीबीआई को देना चाहिए. नहीं. सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी where the state government is interested party, the investigation conducted by the state police may be biased. यहाँ क्या हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी पुलिस है वो क्या हो सकती है? बायस्ड हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम मैटर सीबीआई को ट्रांसफर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज the above passage quote observation of the court in relation to the freedom of speech and expression as questions you cannot answer are better than questions you cannot आंसर होना चाहिए. ओके, क्वेश्चंस यू कैन नॉट आंसर. ओके, यही है ना? यस, क्वेश्चंस यू कैन नॉट आंसर आर यूजुअली बेटर देन आंसर्स यू कैन नॉट क्वेश्चन. सो इट शुड बी क्वेश्चंस यू कैन नॉट आंसर आर बेटर देन आंसर्स यू कैन नॉट क्वेश्चन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन व्हिच डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ सच क्वेश्चंस. कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं पूछ सकते? सो फर्स्ट इट सेज द टर्म क्वेश्चन mentioned are not subject to limitation imposed on freedom of speech and expression. जो हमारे वर्ड क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर रखा है are not subject to the limitation, कि भाई ये ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं लगा रहे हैं जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दे रखे हैं. पॉइंट नंबर बी, दोज क्वेश्चंस आर लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन वारंटेड बाय पर्सन. क्या हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले? क्या हम वैसे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? Next is the court is referring to right to information through the above passages. Above quote, क्या आप किसी पर्सन से इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है? Is it? And D, the questions are also subject to limitation imposed upon the freedom of speech and expression. जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं अगर किसी से, तो क्या उस पर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है? आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो. पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? द टर्म क्वेश्चन मेंशन्ड आर नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्या आप किसी से स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो? क्या आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो? नहीं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू द सेशन और ओनली रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग व्हाइल प्रिपरेशन. ऐसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो. पर्सनल क्वेश्चन का भी एक दायरा होता है ना? जैसे कई बार स्टूडेंट्स आके स्पैम कर दे, मैम आर यू सिंगल? So your right to freedom of speech and expression does not mean that you can ask any questions and you are not subject to the limitation जो कि freedom of speech and expression ने provide की. Limitation क्या है? Reasonable restriction जो अभी हमने पढ़ा, decency, morality, defamation, contempt of court, sovereignty, integrity of the India, आपके security of the state, foreign relations with the country. So ये सब क्या है? ये सब reasonable restriction है. तो क्या हम questions ऐसे पूछ सकते हैं जो कि not subject to limitation? No, never. सो यहाँ पर हमें अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है. इन क्वेश्चंस का स्कोप बताना है. ये क्वेश्चंस कौन से हैं? द क्वेश्चंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस यू कैन नॉट आंसर आर फार बेटर देन आंसर्स यू कैन नॉट क्वेश्चन. क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट. It is an established principle of law that offense of defamation, harming the reputation, has many exceptions, and imputation of truth is one of those. Okay? बहुत सारे एक्सेप्शन है, and imputation of truth is one of those exception. अगर आप सच बोल रहे हो किसी के बारे में, अरे भाई मर्डरर है, हाँ है क्योंकि कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया, सच बोल रहे हो तो वो एक्सेप्शन है डिफेमेशन के लिए. But the accused must prove that the imputation was true.
जिसको आपने अक्यूज किया कि तुमने मुझे डिफेम किया है, वो क्या प्रूफ करेगा कि इम्प्यूटेशन ट्रू था एंड पब्लिक के लिए अच्छा था। मैं किसी पर्सन को लोन दे दूं और आप मुझे आके बोल रहे हो अरे मैम इस पर्सन को आप लोन कैसे दे रहे हो, ये तो एक नंबर का फ्रॉड है, इसके ऊपर तो चीटिंग के इतने सारे ऑफेंसेस की एफआईआर फाइल्ड है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट डेफेमेटरी, कौन सा डेफेमेटरी नहीं है? सो फर्स्ट, आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर अबाउट द अनकाउंटेड प्रॉपर्टी ऑफ एन पब्लिक सर्वेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनेयर। एक पब्लिक सर्वेंट के पास अनकाउंटेड प्रॉपर्टी मतलब अनटशंट उसके पास प्रॉपर्टी है, जिसका हो सकता है कि उन्होंने अकाउंट जो है गवर्नमेंट को नहीं दिखाया, तो भाई इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से? इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनेयर। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन टू द फीमेल एक्ट्रेस अबाउट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द मैरिड मैन। ये तो डेफेमेशन है ना, ये तो डेफेमेशन हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमें पूछ रहा है कौन सा डेफेमेटरी नहीं है। सी पॉइंट, अ क्वेश्चन टू द पब्लिक सर्वेंट अबाउट हिज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद कलीग। भाई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते पब्लिक सर्वेंट को भी। नेक्स्ट, आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ मैगजीन स्टेटिंग अ फीमेल पॉलिटिशियन एज बी ग्रेड एक्ट्रेस। अगर हमने ये भी मेंशन किया है या ऐसा कुछ पब्लिश किया है, दिस विल अमाउंट टू डेफेमेशन। व्हाट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन इज योर फर्स्ट ऑप्शन, जहां हम पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट और उसकी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो तो सरकार आपको पैसा दे रही है, उससे प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा कैसे है? इफ सच क्वेश्चंस आर पुट अप, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। ओके, नेक्स्ट, in the above passage the court ordered for the merging of different FIRs into one and the investigation to be conducted by Mumbai. नागपुर से कहां भेज दिया? मुंबई। What is the reason behind such? several जगह अगर आपकी FIR है, एक जोधपुर में हो गई, एक जयपुर में हो गई, एक उदयपुर में हो गई, एक बीकानेर में हो गई, तो इतनी सारी FIRs को हम क्लब करके पर्टिकुलर एक कोर्ट द्वारा क्या किया जा सकता है? उनको ट्राई किया जा सकता है। सारी FIRs एक पर्टिकुलर कोर्ट के पास ट्रांसफर की जा सकती है। इसके पीछे रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट, multiple FIR means multiple investigation and same might cause hardship to the accused. Let's read out the other options. First FIR was registered at Mumbai and the investigation should be conducted by Mumbai. Not at all. First FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Accused resides at Mumbai and the investigation should be conducted by Mumbai. Not at all. Multiple FIRs are frivolous and there is only one cause of action. No. The major point behind transferring or merging all the FIRs is that the multiple FIRs will cause the multiple investigation and जिसकी वजह से hardship cause होगी accused को, time भी waste होगा कोर्ट का। Next question, it is question number 5. Okay, question number 5. Multiple FIRs are frivolous then and there is only one cause of action. Multiple FIR frivolous है, सारी के सारी क्या है? झूठी है, गलत है, and there is only one cause of action. Just a minute students, I think there is a question issue. Okay, I will let you know the right question कि इसका ऑप्शन क्या है। okay? चलो, तब तक आपको ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि हमने अभी ये बात की थी, हमने ये बात किया कि डेफर्मेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना? डेफर्मेशन कितने टाइप के हो सकते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट डेफर्मेशन टाइप पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ डेफर्मेशन कौन कौन से हैं? सो वी नो इट इज बोथ सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्राइम। सो 2020 का पेपर देखोगे स्टूडेंट्स, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा डेफर्मेशन इज पनिशेबल एज। सो डेफर्मेशन इज पनिशेबल एज बोथ सिविल लॉ एज वेल एज क्रिमिनल लॉ, दोनों में पनिशेबल है। सिविल रॉन्ग मतलब टॉर्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिविल लॉ बोलूं कि सिविल लॉ के अंदर डेफर्मेशन को पनिशेबल है, मतलब सिविल रॉन्ग किया, और सिविल रॉन्ग मतलब टॉर्ट के अंडर पनिशेबल है। अगर मैं बोल रही हूं डेफर्मेशन क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिशेबल है, मतलब आपने क्राइम किया है, मतलब आईपीसी में पनिशेबल है। क्लियर है चीज? सो द क्वेश्चन इज डेफर्मेशन इज पनिशेबल। अगर डेफर्मेशन पनिशेबल पूछा जाए या डेफर्मेशन के टाइप्स पूछा जाए, दोनों में ही सिविल रॉन्ग एंड क्राइम आपको आपका राइट आंसर होगा। Moving on to next passage. This passage has been created. The leeway granted under, हो सकता है कहीं ना कहीं से excerpt भी हो, लेकिन आपका PYQ नहीं। okay? The leeway granted under Article 19(2) along with criminal provisions section 499 and 500 of IPC allow both civil and criminal defamation to be litigated upon in India. कि इंडिया में डेफर्मेशन से रिलेटेड हम सिविल और क्रिमिनल एक्शन दोनों लेके आ सकते हैं। अब इन्होंने बोला डेफर्मेशन क्या है? इज व्हेन अ पर्सन मेक्स और पब्लिशेस एन इम्प्यूटेशन अबाउट अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन के बारे में आप क्या कर रहे हैं? कोई इम्प्यूटेशन बना रहे हैं, एन इम्प्यूटेशन अबाउट अनदर पर्सन। देखो, इम्प्यूटेशन है, इंटेंशन है, with the reason to believe that it will harm the others reputation, reputation harm करने के intention से।
द इम्प्यूटेशन हार्म्स अ पर्सन्स रेप्यूटेशन if ये अच्छे से सुनना, if इन दी एस्टिमेट ऑफ अदर्स, एस्टिमेट ऑफ अदर्स मतलब कि भाई थर्ड पर्सन के नजरों में, थर्ड पर्सन की नजरों में क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन के नजरों में इट लोअर्स द पर्सन्स कैरेक्टर और क्रेडिट अमंग दी अदर थिंग्स। सो याद आया जब मैंने आपको बताया था, क्या एक्सप्लेनेशंस बताए थे भाई, डेड पर्सन की भी रेप्यूटेशन होती है, कंपनी की भी रेप्यूटेशन होती है। आपने अगर इनेंडो सार्कास्टिक वे में कुछ बोला वो भी डेफर्मेशन में आने वाला है, किसी का कैरेक्टर लोअर डाउन किया, क्रेडिट कम किया, किसी की बॉडी को लोथसम बोला या फिर डिसग्रेसफुल बोला, ये सब डेफर्मेशन में आता है। A deceased person may be affected too. If deceased person means dead person, if an imputation would have harmed that person's reputation if he was alive and intended to hurt the family's person's family, उस फैमिली की, उस पर्सन के फैमिली को हर्ट करने के इंटेंशन से बोला हो, या अगर आप बोलते और वो जीवित होता तो उसकी रेप्यूटेशन को डिफेम करता, दैट विल अमाउंट टू डेफेमेशन। इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी आर ऑल्सो डेफेमेटरी। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल गए। फॉर एन ऑफेंस टू बी मेड आउट, एन अक्यूज पर्सन मस्ट have either made or published defamatory material. While making usually means, making का मतलब क्या, अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो मतलब authorship है आपके पास। Someone who repeats or copies defamatory content may also be liable. कुछ नॉवल में हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, कॉपीज बन रही है उस चीज की, आप ऑथर हैं, डेफमेशन का मामला आपके अगेंस्ट चल सकता है। प्रोवाइडेड दैट सच रिपीटेशन ऑफ कॉपिंग वाज इंटेंशनल और डेलिब्रेट, कि ऐसा मैटर को आप बार बार कॉपी कर रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर को सर्कुलेट कर दिया, बहुत सारी कॉपीज उसकी बनाई, नॉवेल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है उसकी भी अलग अलग आप कॉपीज बनाएंगे, हर स्टेट हर कंट्री में उसको पब्लिश करेंगे। अगर वो इंटेंशनली डेलिबरेटली किया है ताकि किसी पर्सन को डिफेम कर सके, देन सच एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट यू। इफ अ पर्सन मियरली, ये अच्छे से सुनना, मियरली राइट्स डेफेमेटरी कंटेंट but does not publish or communicate it to others, the offense of defamation may not hold. May not hold मतलब publish या communicate क्या नहीं, मतलब किसी पर्सन को पता ही नहीं चला, सिर्फ मैंने आपके बारे में कुछ गलत लिख के अपने ड्रॉर में डाल दिया, will it amount to defamation? No, because third person को communicate ही नहीं हुआ। If a person receives defamatory information from an anonymous source and the recipient writes and publishes an article based on that, the author of the article becomes liable. अच्छे से सुनना क्या बोला, if a person receives defamatory information from anonymous source, anonymous मतलब नाम ही नहीं पता, मेरे बारे में आपको किसी पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी, फोन कॉल आया, बताया नहीं आपको मेरे बारे में, एंड रेसिपेंट, रेसिपेंट कौन हुए आप, आपके पास इंफॉर्मेशन आई, राइट्स एंड पब्लिशेस द आर्टिकल बेस्ड ऑन दैट, उस इंफॉर्मेशन पे आपने मेरे ऊपर आर्टिकल लिख दिया, द ऑथर ऑफ दैट आर्टिकल, ऑथर कौन हुए, आप हुए, author of the article and the source and not the source of the information, जिसने आपको information दी, आपको नाम पता कुछ पता ही नहीं है, but the author of the article becomes liable. Recently, Delhi High Court banned the publication and distribution of the sale of Godman to Tycoon, the untold story of Baba Ramdev. The court held that whatever may be of interest to the public, public में भले public के interest से आपने कुछ भी किया हो कि public को ये चीजें पसंद हो, बट हैज नो एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, आप बोल रहे हो कि पब्लिक के अच्छे के लिए हमने किया है, पब्लिक को कुछ चीजें बताने के लिए हमने किया, लेकिन उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट का कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, मे अमाउंट टू ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन टू द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन। एग्जांपल, इट इज नॉट डेफेमेशन टू स्टेट समथिंग दैट इज ट्रू एंड फॉर पब्लिक गुड and to express an opinion in good faith regarding a public servant's conduct। तो समझ आया, हमने जो एक्सेप्शन पढ़े हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे एक्सेप्शंस को, ये आएंगे एग्जाम में और फिर आप गलत मार्क ना कर दो। सो इफ यू आर रीडिंग एनी प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, उस प्रिंसिपल के साथ उसका कॉन्सेप्ट तो समझ ही रहे हो, उसके एक्सेप्शंस भी बहुत अच्छे समझ लो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे, आईपीसी में भी होंगे, क्लियर है। चलिए, पब्लिक गुड एंड गुड फेथ आर द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज हो सकती है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट में या कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस या सिचुएशन में कुछ चीज पब्लिक गुड हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती दूसरे सिचुएशन में। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई चीज गुड फेथ हो सकती है, वही दूसरे फैक्ट्स या दूसरे सर्कमस्टेंसेस में गुड फेथ नहीं हो सकती। And it is to be determined by evidences and not conjecture. Conjecture मतलब अपने आप से कुछ आपको डिसाइड नहीं कर लेना है, जो आपके सामने एविडेंसेस प्रस्तुत हो रहे हैं उससे आप डिसाइड कीजिए। Defenses on either count must be decided by considering a range of question. जब भी आप डिफेंसेस ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिटरमाइन करने पड़ेंगे, such as whether the accused made the imputation with malice. Malice वापस से वर्ड आया है, malice किसका सिनोनिम है, ये malified का सिनोनिम है, means bad intention है, दोनों का ही मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, bad intention होता है। और whether the accused made any inquiries before making any imputation, आपने पता किया एक्चुअली
किसी पर्सन के बारे में कि उसका कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं है, क्या आपने कोई इंक्वायरी की या नहीं की, ये भी कंसिडर किया जाएगा। और वेदर ड्यू केयर एंड circumspection were exercised before publishing, आपने ड्यू केयर कॉशन लिया या नहीं लिया ऐसा मटेरियल पब्लिश करने से पहले। एंड फोर्थ क्वेश्चन, इफ द अक्यूज वाज सेटिस्फाइड दैट द इम्प्यूटेशन वाज ट्रू। ये सब कुछ कंफर्म करने के बाद क्या अक्यूज इस नतीजे पे पहुंचा कि हाँ भाई जो इम्प्यूटेशन है, जो ऐसा कुछ बोल रहा है वो सच है। अगर वो ऐसा सब कुछ करने के बाद अगर उसको लगे कि हाँ सच है, तो हो सकता है डेफेमेशन का मामला वहां नहीं बैठे। सो what can publishing companies do? अब publishing companies, that is to say, कोई आपकी जर्नलिस्ट की कंपनी है या मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर कंपनी है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, उनको क्या ध्यान रखना है? to ensure that they fall within the exception of defamation. डिफेमेशन के एक्सेप्शन में बैठ जाएंगे तो उनके अगेंस्ट कोई डिफेमेशन का प्रोसीडिंग नहीं चलेगा। मोस्ट क्रिटिकली, दे मस्ट इंश्योर दैट दे टेक ड्यू केयर इज टेकन टू वेरीफाई द फैक्ट्स एंड सोर्सेज। Supreme Court of India held that any publication containing aspects of individual's private life becomes unobjectionable if the publication is based upon public record including court reports. अगर आपने कोर्ट रिकॉर्ड्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे किसी पर्सन की प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ भी मैटर पब्लिश किया, देन वो अनऑब्जेक्शनेबल होता है, वहां ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चली, ऐसे कुछ मैटर्स हुए हैं जिनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चली है पोर्नोग्राफी से रिलेटेड और उस पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, और फिर आप बोल रहे हो दिस पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एनी रेप या फिर फॉर प्रमोटिंग पोर्नोग्राफी, तो ऐसा अगर स्टेटमेंट आप उसके बारे में पब्लिश करते हो, इट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल, इट इज अनऑब्जेक्शनेबल। इन द एब्सेंस ऑफ सपोर्टिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, अगर ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड्स नहीं थे, a reasonable verification of facts must be undertaken before publication. तो अगर ऐसी पब्लिशिंग कंपनीज को पता है कि भी हाँ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, तब तो उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आप न्यूज़ पब्लिश कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उस न्यूज़ को या उस पर्टिकुलर मैटर को वेरीफाई करने से पहले एंड बिफोर पब्लिकेशन। ओके, चलिए, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज Cipro is known for its transparency in functioning and publishes its day-to-day activities on its website. Day-to-day website पे activities publish करते हैं। A meeting concerning the company's routine matter was organized. Regular meeting organize की गई। Mr. John, the HR manager, made a remark about Tipro, that is Cipro's competitor. कौन है? Tipro. अब HR manager ने Tipro के बारे में क्या बोला? That the latter, that is Tipro, treat its employee inhumanly and is very unethical in its function. तो टिप्रो के बारे में गलत बोल दिया HR ने। कौन से HR के? कहाँ के HR थे? सिप्रो के। मिस्टर रॉब, कंपनी स्टेनोग्राफर, कौन सी कंपनी के? सिप्रो का जो स्टेनोग्राफर है मिस्टर रॉब, फाउंड द स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग एंड सेंट इट फॉर पब्लिकेशन। वेरिफिकेशन किया क्या? नहीं किया। पब्लिक रिकॉर्ड कुछ था? नहीं था। कोर्ट रिकॉर्ड्स थे? नहीं थे। नाउ लेट अस डिसाइड। ऑन रीडिंग द सेम, Tipro sued Mr. Rob for defamation. Decide the liability. क्या यहाँ इनकी liability बैठेगी? Yes, बैठेगी. So let's decide. A बोलता है, court should hold him accountable because he published a defamatory statement intentionally, as he knew that the statement would harm the reputation of Tipro. क्या उसने इस इंटेंशन से लिखा था कि टिप्रो के अगेंस्ट हम ऐसा स्टेटमेंट बना रहे हैं और उनकी क्या होगी, यहाँ पे उनकी रेप्यूटेशन हार्म होगी, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट देते? क्या ये उसका इंटेंशन था? नो। Mr. Rob shouldn't be liable as Tipro is a company and defamation is when a person publishes imputation about other person. नहीं, हम पढ़ के आए कि कंपनी के अगेंस्ट भी डिफेमेशन हो सकता है। नेक्स्ट, he shouldn't be held accountable as he did not publish the statement intentionally or deliberately. क्या यहाँ पे कहीं पर भी intention दिख रहा है क्या? He found the statement interesting and sent it for publication. So basically they want the reason, they want us to specify the proper grounds. So इस क्वेश्चन में हमें proper grounds देखने। See, good faith is very essential. Good faith, malafide, bona fide, malice, ये सारे words बहुत जरूरी हैं यहाँ पे। Next, he should be held accountable because though the statement was interesting, but it cannot be labeled as one under public interest. अब यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो ये क्वेश्चंस है, इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे जो आपको ये लगे कि मैम ये तो डेफेमेशन में नहीं आना चाहिए, ये डेफेमेशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर उस पर्सन का इंटेंशन था या नहीं था।
इंटेंशन था या नहीं था। क्लियर ये चीज? ओके, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है? राइट ऑप्शन सी रहने वाला है, बिकॉज द एक्ट वॉज नॉट इंटेंशनल। इवन डेफमेशन डू नॉट रिक्वायर इंटेंशन। कुछ ऐसे सर्टन इंस्टांसेस होते हैं, दो डेफमेशन डू नॉट रिक्वायर इंटेंशन इन सर्टन इंस्टांसेस, हाउएवर द जो हमारा पैसेज है वो मेंशन करता है कि अगर हम कोई डेफोमेटरी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं तो वो इंटेंशनल और डेलिब्रेट होना चाहिए। हमारे पैसेज ने साफ साफ इंटेंशन और डेलिब्रेशन के बारे में बोला है। सो वी विल फोकस ऑन व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। सो द स्टेटमेंट कैसा नहीं था? स्टेटमेंट यहाँ पे इंटेंशनल और डेलिब्रेट नहीं था। दिस इज द रीजन ही शुड नॉट बी हेल्ड लायबल। बहुत जरूरी है यहाँ पे इंटेंशन। इफ यू सी आईपीसी 499 पे उठा के देखो, इंटेंशन जरूरी। मेरा इंटेंशन ही नहीं है आपको हार्म करने का, मैंने गुस्से में बोल दिया ऐसे कुछ, then it will not amount to defamation. Okay, next question. Mr. Tyron, a professor of UISLN Institute, there's an institute, okay, went for a stroll one evening. Later he went to a cafe for a cup of coffee where he met Mr. O'Brien. किसको मिला? Mr. O'Brien को मिले। कौन? Mr. Tyron. O'Brien कौन है? An editor of a popular national newspaper, The Hindu. इंदू के जो पॉपुलर नेशनल न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको मिले। कौन? मिस्टर टायरन। द लैटर वाज वाचिंग कब तक? मिस्टर ओब्रेन की बात हो रही है। क्या वॉच कर रहे थे? कब तक? न्यूज चैनल विच वाज रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ राइट विंग पॉलिटिशियन अम्बित कात्रा ऑन द पुलिस एनकाउंटर इन झांसी। पुलिस एनकाउंटर जो अमित काबरा का पुलिस एनकाउंटर हुआ, दैट इज टू से वाज रिपोर्टिंग, एक मिनट स्टूडेंट्स, न्यूज चैनल विच वाज रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ राइट विंग पॉलिटिशियन। ओके, अमित काबरा जी वहां पे अपना एक स्टेटमेंट दे रहे थे। किस पे दे रहे थे? पुलिस एनकाउंटर जो कि झांसी में हुआ। वी ऑल नो पुलिस एनकाउंटर कौन सा हुआ अभी हाल फिलहाल झांसी में, ठीक है। सो मिस्टर टायरन अनफ्यूरेटेड बाय द रिमार्क्स ऑफ मिस्टर कात्रा, किसमें दे रहे थे? वो एक इनफैक्ट न्यूज देख रहे हैं न्यूज चैनल पे। अब मिस्टर टायरन पास में बैठे थे तो उन्होंने ये चीज देखी और बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए। Decided to write down his opinion on the matter. He wrote an article titled Government's Iron Fist with the plenty of defamatory remarks against Mr. Ambit. So अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है, तो हमें लाइबिलिटी किसकी डिसाइड करनी है? लाइबिलिटी हमें यहाँ डिसाइड करनी है स्टूडेंट्स मिस्टर टायरन की। मिस्टर टायरन की यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहेगी? फर्स्ट पॉइंट, he is liable under 499 and 500 of IPC as he intentionally leveled defamatory imputation against Mr. Ambit. Word देखो, infuriated से कहीं हमें intention पता चल रहा है क्या? Next, against Mr. Ambit knowing that the statement would harm the reputation. So intention नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। Next point, he cannot be held accountable under 499 or 500 of IPC as the requisites for constituting the intentional offense of defamation have not been fulfilled. Intention यहाँ पे fulfill नहीं हुआ है। एक बार दूसरे options भी देख लेते ताकि पता चले कोई better option तो नहीं है यहाँ पे। He is not liable for defamation as his right to freedom of speech and expression is safeguarded under Article 19 of Constitution of India. He wrote the article to counter the arguments of Mr. Ambit while exercising his rights. No, not at all. इन्होंने बोला कि हम उसको डेफेमेशन के लिए इसलिए लायबल नहीं ठहरा रहे क्योंकि उसने अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में रह के बात की। नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बाहर आके उसने डेफिनेटली बात की है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था। एंड हमें पता है कि क्राइम में क्या जरूरी है स्टूडेंट्स? मेंस रे इज वेरी नेसेसरी। क्लियर? D point, he is liable for the offense of defamation as he failed to verify the source of defamation and published his article in a fit of rage. Fit of rage मतलब गुस्से में उसने या बहुत enraged था, infuriated था, इसलिए उसने ऐसा जो मैसेज है वो पब्लिश कर दिया। This is not the reason. The reason is it was not intentional. Requisites थे वो पूरे नहीं हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? Next question. Continuing with the facts of the preceding question. If Mr. O'Brien, provoked by the remark of Mr. Ambit Katra, Mr. O'Brien जो दूसरे व्यक्ति साथ में बैठे थे, वो अगर प्रोवोक हो गए मिस्टर अम्बित कात्रा से, decide to publish an article with derogatory orientation in the Hindu, terming him as a man with loose character, what do you think would be legally sound decision if Mr. Ambit sues him after reading the article? बोल रहे हैं कि अगर मिस्टर ओब्रियन भी वहां पर प्रोवोक हो जाते मिस्टर अम्बित कात्रा के इस स्टेटमेंट से और ऐसा डिसाइड करते कि वो भी एक आर्टिकल लिखे विद डेरोगेटरी ओरिएंटेशन, बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स इन द हिंदू, टर्मिंग हिम एज अ मैन विद लूज कैरेक्टर, तो क्या
यहाँ पे मिस्टर अमित उसको स्यू कर पाते, एंड अगर स्यू करते तो यहाँ पे डिसीजन क्या रहता? Mr. Oberyn should be held liable as he intentionally defamed Mr. Amit with the knowledge to believe that such a publication would harm the reputation of Mr. Amit. जब आप ऐसा कुछ रिमार्क लिख रहे हो जो कि पर्सनल है, लूज कैरेक्टर है, पर्सनल है, सो यू न्यू दैट इट इज ऑफ सच अ नेचर जहां पर उसका डेफमेशन हो सकता है। तो जब उसको पता है कि वो डेरोगेटरी ओरिएंटेशन से लिख रहा है, उसके दिमाग में पहले से ये था कि वो जो कुछ भी लिखेगा वो डेरोगेटरी होने वाला है, और वहां पे उसको टर्म ही किया लूज कैरेक्टर, तो वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि आप उसको पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे डेरोगेटरी मार्क्स लिख रहे हो जहां पे आपको पता है और आपका इंटेंशन है दैट यू वांट टू हर्ट दैट पर्सन और हर्ट हिज रेपुटेशन। B point. He should not be guilty as he has right to express his opinion. No, not at all. His act did not harm the reputation of Mr. Amit, as the term loose character isn't defamatory. It is defamatory. Next, he is liable as he cannot exercise right to freedom of speech and expression in unrestricted manner. His rights are subjected to reasonable restriction. No, this is not the reason. We have to give it a reason with the intention point. Word देखो, derogatory orientation. He is not liable as the essential of the offense of defamation has not been fulfilled. यहाँ पे बराबर fulfill हुआ है। कौन से word से? एक तो word है derogatory orientation and दूसरा है word the loose character, because the words that you are using in the publication are of such a nature, वो दिखाता है कि भाई आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता है कि ऐसा word यूज करते ही it will show that you are using that word in order to defame him. जबकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या था? सेकंड क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स आयरन फिस्ट यूज कर रहे हैं. This is not by default a defamatory statement. Okay? चलिए. Question number 4. Ravi and Raj are co-workers at newspaper company called The Hindu and are entrusted with the job to gather and publish news items for the newspaper in cahoots. इसमें क्या करते हैं? न्यूज को इकट्ठा करते हैं, पब्लिश करते हैं. कौन? रवि एंड राज. Raj found an image of popular actors Rahul and Reena together at an event. He sent the picture to Ravi for publication with the fabricated caption, "It's happening. Rahul and Reena are finally married." Ravi authored the news item and published the same. Decide the liability. अब उसको पता है ना fabricated है, झूठी न्यूज है. अगर आप कोई चीज ऐसी डाल रहे हो जो आपको पता है झूठी है, मतलब यू हैड एन इंटेंशन कि मैं झूठी न्यूज दे रहा हूं, तो किस इंटेंशन से दे रहा हूं कि वहां पे क्या होना चाहिए? पार्टीज का डिफेमेशन होना चाहिए. So first option, Ravi and Raj are not liable as they genuinely believe the source to be true. नहीं, कहाँ source to be true? They fabricated ना. Ravi and Raj are liable for defamation as the statement levels untrue imputation which harm the reputation of the actors. बिल्कुल सही है. Let's read out other option. Only Raj is liable as he has intentionally published the untrue. No, दोनों को पता था. Only Ravi is liable as the author of the news item is liable. No. So both of them are liable. The person who actually gave the information and the person who published it, because यहाँ पे anonymous person नहीं है, दोनों को पता है. ठीक है? Clear है? चलिए. Now moving on to next question. Question number 5. Mr. Acharya is a business tycoon. He was alleged for his involvement in money laundering. कि भाई पैसे का घपला किया, पैसा घोटाला किया है इन्होंने कुछ. A news channel named 24 Samachar reported that Mr. Acharya has indeed been dabbling in unlawful activities like money laundering, with reports it gathered through the various resources. वेरियस सोर्सेस से इनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली और इन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक समाचार 24 समाचार में रिपोर्ट डाली दैट मिस्टर आचार्य हैज इंडीड बीन डैबलिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, कि भाई बहुत सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग. मिस्टर आचार्य sued the news channel for defamation. Decide whether the latter is the channel can seek any defense in the given scenario. First is, no, the channel is wrong to pass the untrue remarks. क्या यहाँ पे वो कोई डिफेंस ले सकते हैं क्या चैनल? फर्स्ट बोल रहा है नो, because the channel is wrong in passing the untrue remarks. The petitioner hasn't been convicted of the offense. क्या कोई पर्सन कन्विक्ट होगा तभी हम उस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या फिर हम पब्लिक कॉशन के लिए भी कुछ बोल सकते हैं क्या? No, the channel has harmed the reputation of the petitioner by labeling him as an offender. Hence, no defense should be provided. क्या उन्होंने उसे ऑफेंडर घोषित किया? नेक्स्ट पॉइंट, yes, as the channel has not defamed the petitioner
as the channel has not defamed the petitioner, their statement were made in good faith with the various sources. तो बोल रहे हैं क्या वो डिफेंस ले सकते हैं? बोलते हैं यस, डिफेंस ले सकते हैं because they had not defamed the petitioner and they had proper resources. Next, yes, the channel has not defamed the petitioner. They supported their claims with the evidence in public interest. So the right answer over here is D option. Why D option and the most appropriate option? Because it inculcates all the options. पहला है defamation नहीं किया है क्योंकि उनके पास सपोर्ट थे क्लेम्स के लिए, वेरियस सोर्सेस थे उनके पास, मतलब उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन किया है. एंड किस चीज के लिए किया है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया है. इट वॉज डन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. देखो मिस्टर आचार्य हैज इंडीड बीन डैबलिंग. वो वास्तव में a news channel named 24 Samachar reported that Mr. Acharya indeed been dabbling in unlawful activities like money laundering with the reports it gathered through the various sources. Clear है ये चीज? चलिए अब देखो, मिस्टर आचार्य is a business tycoon. He has alleged, he was alleged for his involvement in the money laundering. Alleged मतलब allegations लगे हैं उस person के against. एलिगेशंस लगे हैं, अभी भले ही ऑफेंडर प्रूव ना हो लेकिन एलिगेशंस लगे हैं ना, सो यू कैन पुट सच न्यूज कि ऐसे ऐसे पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन लगे हुए हैं. हम देखते हैं ना कई बार कि फलाने पॉलिटिशियन को इस चीज के लिए सीबीआई ने या ईडी ने इंक्वायरी भेजी है, नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा है या एफआईआर फाइल हुई है, ऐसे एलिगेशंस लगाए गए, कोर्ट बुलाया जा रहा है इनको. So what are these? These are allegations. और ऐसी कोई रिपोर्ट वेरियस सोर्सेज से मिलने के बाद जारी करें, so that will not amount to defamation. So yes, the channel has not defamed the petitioner. मतलब चैनल क्या कर सकता है? डिफेंस ले सकता है. They support their claim with the evidences in public interest. So that was from my side in the session. होमवर्क आपका ये है स्टूडेंट, ये 3 केसेस है जिनको आपको सिर्फ रीड करना है. वैसे इनका ओवरव्यू में बता देती हूँ. राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी. यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राम जेठमलानी के ऊपर एक लॉयर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे विद रिस्पेक्ट टू सम मनी. तो यहाँ पर क्या मैटर डिस्कस किया गया था, क्या यहाँ पर उनका डेफमेशन हुआ है या नहीं, ये आपको पढ़ना है. शॉर्ट में समरी आराम से आप गूगल पे पढ़ सकते हो, ओके, या फिर इंडिया कानून पे पढ़ सकते हैं, बट इंडिया कानून में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा. तो देयर आर मेनी सच वेबसाइट जहाँ पे ये चीजें आप आराम से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में जयललिता जी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई थी. ओके, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. महाराष्ट्र का फेमस केस है जहां पर श्रेया सिंगल ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल से बाल ठाकरे साहब के डेथ पर जो बंद किया गया था महाराष्ट्र को, उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां दी थी, जिसको देखते हुए वहां पर उनकी अरेस्ट हुई. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सेक्शन नंबर 66A ऑफ आईटी एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो आपके आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है. ठीक है, यस, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा. जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको जरूर करना चाहिए. स्टूडेंट्स होमवर्क करेंगे, केस को पढ़ेंगे, फैक्ट समझेंगे एंड इश्यूज समझेंगे. आपके लिए जरूरी है कि आप फैक्ट्स पढ़ेंगे. अगर आप इश्यूज पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, फैक्ट्स के बाद सीधा सीधा जजमेंट पढ़िएगा, क्योंकि फैक्ट्स इसलिए पढ़ने को बोल रहे हो स्टूडेंट्स क्योंकि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आपको एग्जाम में आपके सामने रख के दे दी जाए. चलिए, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच.